हाय ऑल, वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम IT 402 क्लास 10th के अंदर यूनिट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 3 को हम पूरा कवर करेंगे। सारी चीज़ें इसमें जो भी चीज़ें CBSE ने दी है 1 by 1 सारा मटेरियल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूनिट 3 में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम एप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, बेसिक चीज़ों से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जिसमें से थ्योरी पार्ट भी दिख रहा है आपको और प्रैक्टिकल पार्ट भी दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये हम देखेंगे। डेटाबेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस क्या है, फीचर्स क्या होते हैं डेटाबेस के, फिर रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, फिर फील्ड रिकॉर्ड टेबल ये सब क्या होते हैं। ठीक है, की क्या होती हैं, जिसमें प्राइमरी की, कंपोजिट की, फॉरेन की, ये सब आते हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे RDBMS सॉफ्टवेयर। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम 1 by 1 पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इजी रहेगा, बहुत ही आसान रहेगा, सारी चीज़ें हम आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं 1 by 1 सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जो मैं मैटर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे इजी मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि डेटा और इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, डेटा की जब अगर हम बात करते हैं तो डेटा इज़ अ नेम ऑफ एनीथिंग। डेटा किसी का भी नाम हो सकता है विच एग्जिस्ट इन आवर सराउंडिंग्स, मतलब ऐसी सभी चीज़ें जो हमारे आसपास दिखाई देती हैं वो सभी डेटा हैं। लेकिन डेटा क्या होता है, डेटा इज़ अ रॉ मटेरियल फैक्ट्स और फिगर, मतलब कि डेटा की खुद की कोई मीनिंग नहीं होती है। डेटा अकेले कोई भी मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो ये होता है आपका डेटा। और अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें, ठीक है, इंफॉर्मेशन की बात करें तो जब हम डेटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज और इस तरह से प्रोसेस करते हैं कि इससे कुछ ना कुछ मीनिंग निकलती है, तब हम इसे क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। मतलब इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि ये डेटा से मिलकर के ही बना होता है, डेटा से ही हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं। और जब डेटा को व्यवस्थित रूप से अरेंज करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ, नोटपैड। ठीक है, पहले हम बात करते हैं डेटा की। तो हमने डेटा में लिखा KG। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने 5, यहाँ पे लिखा मैंने शुगर। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 वर्ड मैंने लिए हैं, 5 KG शुगर। ठीक है, तो ये अलग अलग वर्ड अपने आप में कोई भी मीनिंग नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अगर इन्हीं को हम, अब देखिए, अगर इन्हीं को हमने मिला दिया, हमने लिख दिया यहाँ पे 5 KG शुगर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सारा जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, एक सेंटेंस बनाया है, डेटा का यूज़ करते हुए ही बनाया है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 KG शुगर। तो पहले वाले यहाँ पे वर्ड में आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है और दूसरे वाले सेंटेंस में आपको मीनिंग समझ में आ रहा है। तो ये होता है डेटा और ये होता है इंफॉर्मेशन। आई होप अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो डेटा की बात करें तो डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड रॉ फैक्ट्स। देखो, अनऑर्गेनाइज मतलब जो ऑर्गेनाइज नहीं है, जो व्यवस्थित नहीं है। अनऑर्गेनाइज्ड रॉ फैक्ट्स दैट नीड्स प्रोसेसिंग विदाउट विच इट इज सीमिंगली रैंडम एंड यूजलेस टू ह्यूमन्स। मतलब कि ये एक रॉ मटेरियल होता है, अनऑर्गेनाइज होता है और ये तब तक यूजफुल नहीं होता है जब तक कि हम इसे जो है व्यवस्थित ना करें। ठीक है, इंफॉर्मेशन की अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा प्रेजेंटेड
इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट एंड इज यूजफुल टू ह्यूमन। बस वही बात है जो मैंने आपको बता दी है, कि घुमा फिरा के वही सब बातें हो रही हैं कि इंफॉर्मेशन जो है डेटा का प्रोसेस फॉर्म होता है, व्यवस्थित होता है, ऑर्गेनाइज होता है, जिससे हमें कुछ ना कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन, यूजफुल मीनिंग निकल के आती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, डेटा इज एन इंडिविजुअल यूनिट दैट कंटेन्स रॉ मटेरियल विच डज नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक मीनिंग। मैंने आपको बता ही दिया था कि डेटा की कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होती है, लेकिन इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये ग्रुप ऑफ डेटा होता है और इसकी कुछ ना कुछ लॉजिकल मीनिंग होती है। ठीक है, ये लॉजिकल मीनिंग कैरी करता है। अगर नेक्स्ट बात करें तो डेटा डजेंट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन। डेटा इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि डेटा जो है अलग ही यूज होता है, इंडिविजुअली यूज होता है। ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन हमेशा डेटा से मिल करके ही बनता है, बिना डेटा से इंफॉर्मेशन बन ही नहीं सकती है। तो ये एक और डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे डेटा का एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या लिखा हुआ है, एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा इज आ स्टूडेंट टेस्ट स्कोर। स्टूडेंट टेस्ट स्कोर मतलब कि यहाँ पे जो स्टूडेंट का स्कोर आया है टेस्ट में, वो एक एग्जाम्पल हो सकता है डेटा का। और अगर हम इंफॉर्मेशन का एग्जाम्पल लें तो द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास इज द इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम द गिवन डेटा। तो उसी डेटा में से अगर हम एवरेज स्कोर निकालें क्लास का तो ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगी। और जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था 5 kg शुगर का, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। एक लाइन की डिफिनीशन होती है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। कई सारे रिकॉर्ड्स का कलेक्शन डेटाबेस कहलाता है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है डेटा का, जो स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, इजीली एक्सेसिबल होता है और इसे हम इजीली अपडेट और मैनेज कर सकते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो डेटाबेस एक प्लेस होता है जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से अ डेटाबेस इज अ प्लेस वेयर द डेटा इज स्टोर्ड। ठीक है, तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए हम एक लाइब्रेरी लेते हैं जो बहुत सारी बुक को कलेक्ट करती है। ठीक है, एक लाइब्रेरी है जहाँ पे कई सारी बुक आपको दिखाई देती है, यूज कलेक्शन ऑफ बुक्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप की बुक्स हैं। तो यहाँ पे जो बुक्स हैं ये डेटाबेस कहलाएगा। ठीक है, जहाँ पे कई सारी बुक का डेटा है उसको हम डेटाबेस ऑफ बुक बोलेंगे। ठीक है, और अगर हम दूसरी बात करें तो स्टूडेंट का डिटेल जो होता है, स्टूडेंट की हर एक इंफॉर्मेशन जो हमारे पास इतना डेटा है, इसको कंबाइन करके हम डेटाबेस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो चीज़ें देख चुके हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट जो भी है, ये लाइब्रेरी का जो भी डेटा है ये डेटाबेस हो गया, और इसी तरह से जो स्टूडेंट का डेटा है ये डेटाबेस हो गया। ठीक है, इसको हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ डेटाबेस वेयर यू कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेटाबेस क्या है। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। ओके, आगे बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। देखिए, अगर हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसके कुछ ना कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज की बात करें तो पहला इसका एडवांटेज होता है रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी। रिड्यूसिंग का मतलब होता है कम करना और रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट डेटा। तो मतलब अगर हम कोई चीज़ यूज कर रहे हैं और उसमें डुप्लीकेट डेटा आ रहे हैं तो हम उसमें सही तरीके से, इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि अगर हमें ऐसा मतलब तरीका मिल जाए जिसमें डेटा डुप्लीकेट ना हो तो हम इसे रिडंडेंसी बोलते हैं। ठीक है, जब हम एक डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में काम करते हैं तो वहाँ पे कई सारी फाइलें बहुत ही बार बहुत ज़्यादा मात्रा में डुप्लीकेट होती हैं। तो ऐसे डेटा के साथ जो काम करना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो डेटाबेस हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि डेटा हमारा डुप्लीकेट नहीं होता है और कम से कम डुप्लीकेट होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, द फाइल
based data management system contain multiple files that were stored in many different location। तो फाइल बेस्ड जो आपका डेटाबेस होता है उसमें कई सारी फाइलें होती हैं तो कई अलग अलग लोकेशन में स्टोर होता है। इन अलग अलग लोकेशन में स्टोर होने की वजह से डेटा डुप्लीकेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। So this is prevented in a database as there is a single database and any change in it is reflected immediately। तो हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल डेटाबेस होता है, सारे डेटा इसी में स्टोर होते हैं और अगर हम इसमें कुछ चेंज करते हैं तो सभी जगह चेंज होने की, डुप्लीकेसी होने के चांस होते हैं। तो ये होता है रिडंडेंसी, मतलब हम डुप्लीकेट डेटा को कम से कम कर पाएँ, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी। ठीक है। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ डेटा। शेयरिंग ऑफ डेटा क्या है? देखिए आजकल हम रियल लाइफ में बात करें तो डेटा की शेयरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑफिस की बात करें, अगर हम डेटा शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। सपोज करिए कि आप एक एम्प्लॉय है जो अपना काम कर रहा है और एक दिन वो एम्प्लॉय नहीं आया, तो अगर उसने अपना डेटा शेयर कर दिया है तो उसका काम रुकेगा नहीं, उसका काम किसी दूसरे पर्सन को दे दिया जाएगा। तो डेटाबेस को जो है शेयर या डेटा को शेयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और डेटाबेस की शेयरिंग के लिए हमारे पास कई सारे प्रोटोकॉल्स, कई सारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हम इसको देखते हैं। इन अ डेटाबेस द यूजर्स ऑफ द डेटाबेस कैन शेयर द डेटा अमॉन्ग देमसेल्फ। यूजर जो होते हैं अपने डेटाबेस को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। देयर आर वेरियस लेवल ऑफ ऑथराइजेशन टू एक्सेस द डेटा। अब इस डेटा को शेयर करने के अलग अलग ऑथराइजेशन लेवल होते हैं कि किस लेवल तक हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। एंड कॉन्सिक्वेंटली द डेटा कैन ओनली बी शेयर बेस्ड ऑन द करेक्ट ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल बीइंग फॉलो। तो अगर आपको डेटा को शेयर करना है तो सही प्रोटोकॉल, सही ऑथराइजेशन के थ्रू ही जाएगा। Many remote users can also access the database simultaneously and share the data between themselves। कई सारे जो रिमोट यूजर होते हैं वो भी अपने डेटाबेस को एक साथ एक्सेस करते हैं, शेयर करते हैं, आपस में वो शेयर कर सकते हैं। तो शेयरिंग ऑफ डेटा का मतलब है आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा को शेयर कर सकते हैं आराम से। ठीक है। फिर है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? डेटा इंटीग्रिटी का मतलब ये है, ये इंश्योर करना है कि जो हमारा डेटा है वो एक्यूरेट है और कंसिस्टेंट है, मतलब एकदम सही है और एकदम कंसिस्टेंट है। डेटाबेस में जो भी जहाँ पे रखा हुआ है हमारा डेटा वो हमारा एक्यूरेट डेटा है। ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, जब हम मल्टीपल डेटाबेस में काम करते हैं DBMS में। अब इसका मतलब क्या है? डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? देखिए, हम अगर अपनी इंफॉर्मेशन को इंडिया में एक्सेस करें या अमेरिका में एक्सेस करें, हमारा इंफॉर्मेशन, हमारा डेटा उसी तरह से शो होना चाहिए। ये होता है डेटा इंटीग्रिटी। चाहे हम फ्रांस में रहें, चाहे हम जापान में रहें, चाहे हम इंडिया में रहें, अगर हम अपने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हैं तो सेम इंफॉर्मेशन हमको डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है। इसको बोलते हैं डेटा इंटीग्रिटी, जहाँ पे डेटा हमारा एक्यूरेट होता है। ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज डेटाबेस कंटेन डेटा दैट इज विजिबल टू मल्टीपल यूजर्स। कई सारे लोगों को डेटा दिखता रहता है और जितने लोगों को दिखे वो सेम दिखे, अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। सो इट इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट द डेटा इज करेक्ट एंड कंसिस्टेंट इन ऑल द डेटाबेस बेसिस एंड फॉर ऑल द यूजर। तो वही बात बताई मैंने कि अगर एक डेटाबेस है जो कई सारे यूजर को दिखाया जा रहा है, जैसे आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में आप जितनी बार आईडी ओपन करेंगे, किसी की भी मोबाइल से भी करेंगे, इंडिया में करें, चाइना में कहीं भी करें, आपकी प्रोफाइल वही रहेगी और अलग अलग जितने भी यूजर आपके प्रोफाइल देख रहे हैं सबको वही प्रोफाइल दिखेगी। तो इसको बोलते हैं डेटा इंटीग्रिटी। तो आई होप आपको रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी, शेयरिंग ऑफ डेटा, डेटा इंटीग्रिटी समझ में आ गया। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। आज हम जो भी कुछ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कुछ भी हम बना रहे हैं, जब तक उसमें सिक्योरिटी नहीं होगी डेटा की, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। हम एक एंड्रॉयड डिवाइस यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, उसमें भी हम पैटर्न लॉक और डिफरेंट टाइप के पासवर्ड वहाँ पे टिक रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो डेटा होता है वो हमारे लिए बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। उसी तरह से हम अगर किसी ऑफिस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहाँ के लिए भी उनका जो डेटा होता है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। तो डेटा को अनऑथराइज एक्सेस से बचाने के लिए डेटाबेस हमें डेटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिसे हम यूजर नेम और पासवर्ड से ओपन कर सकते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड
देने से केवल ऑथराइज यूज़र ही उसे एक्सेस कर पाता है, और दूसरा जिसकी परमिशन नहीं है वो उसे एक्सेस नहीं कर पाता है। इसका दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें तो कंप्यूटर लैब होती है, ठीक है। हमारे पास एक कंप्यूटर लैब है और जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को यूजर नेम और पासवर्ड किया जाएगा। अब अगर कोई स्टूडेंट के अलावा वहाँ पे सिस्टम को एक्सेस करना चाहता है तो वो सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है। ये होता है डेटा और सिक्योरिटी, ठीक है। फिर है प्राइवेसी। प्राइवेसी क्या है? देखिए, हम जो है रियल वर्ल्ड में बहुत सारे डेटा के साथ डील करते रहते हैं, तो हमारे पास कुछ जो डेटा है इम्पोर्टेंट होते हैं, हमारी प्राइवेसी होती है जो हम किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम अगर सोशल नेटवर्किंग साइट में जो है काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने अकाउंट में शेयर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको प्राइवेसी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? प्राइवेसी रूल्स इन अ डेटाबेस मीन्स ओनली द ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस अ डेटाबेस अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइवेसी कंस्ट्रेंट्स। मतलब कि यहाँ पे उतना ही एक्सेस किया जाए जितना जो है जरूरी हो अपनी प्राइवेसी को छिपाए, ठीक है। देयर आर लेवल्स ऑफ डेटाबेस एक्सेस एंड यूजर कैन ओनली व्यू द डेटा ही इज अलाउड टू। यहाँ पे डेटाबेस के कई सारे लेवल होते हैं और हम उसके हिसाब से उतनी ही इंफॉर्मेशन दूसरे को शेयर कर सकते हैं जितना उसे जरूरी है। हम सारी इंफॉर्मेशन नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे पास एक प्राइवेसी का कंसर्न होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो बैकअप एंड रिकवरी। आप देख सकते हैं स्क्रीन में बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप का मतलब होता है डुप्लीकेट फाइल बनाना, ठीक है, अपने पास उसका रखना, और रिकवरी मतलब सारा डेटा इकट्ठा करना, ठीक है, अगर डिलीट हो गया है तो। देखिए क्या होता है, अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस सभी डेटा का बैकअप लेना, डुप्लीकेट फाइल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा सिस्टम कब क्रैश हो जाए, कब यहाँ पे डैमेज हो जाए, हमें नहीं पता, तो उसका पूरा बैकअप रखना बहुत जरूरी होता है। आजकल बैकअप और रिकवरी करने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनकी हेल्प से हम ऑटोमेटिकली पूरा बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। तो सिस्टम एक मशीन है, आपको पता ही है कि हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन जो है कभी भी खराब हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हमें अपने डेटा का बैकअप और रिकवरी लेके रखना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद है डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी क्या है? डेटा कंसिस्टेंसी ये इंश्योर कराता है कि डेटा में जो है कोई भी डेटा इनकंसिस्टेंट नहीं है, मतलब लगातार है, और कोई भी डुप्लीकेट डेटा नहीं है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम एक फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म में नेम है, फादर नेम है, अब मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आपने नेम फादर नेम तो फिल कर दिया, मोबाइल नंबर दिया ही नहीं, तो ये जो डेटा हमें आप प्रोवाइड कर रहे हैं ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर आपने मोबाइल नंबर भी दे दिया तब डेटा क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर आप कोई इंफॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी इंफॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मोबाइल नंबर आपने चेंज किया, तो मोबाइल नंबर आपने जहाँ जहाँ चेंज किया है वो हर जगह रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर कोई भी आपका मोबाइल नंबर देखता है तो जहाँ से भी उसको देखा जा रहा है वो उसका चेंजेस रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। जितनी भी, जैसे मान लीजिए आपने आधार कार्ड में एग्जांपल लेते हैं, आधार कार्ड में आपने अपना सरनेम चेंज करवा दिया, डेट ऑफ बर्थ चेंज करा दिया, तो आप चेंज कराने के बाद जितनी बार आपका आधार कार्ड देखा जाएगा वो चेंजेस सभी को दिखाई देने चाहिए। ये होता है डेटा कंसिस्टेंसी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। हमारे पास जनरली यहाँ पे 4 टाइप्स के डेटाबेस होते हैं: हायरार्किकल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस की बात करेंगे, ठीक है। अब हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं। देखिए, रिलेशनल डेटाबेस पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन एक टेबल होती है और रिलेशनल डेटाबेस में हम एक से ज़्यादा टेबल के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे हम मल्टीपल टेबल में काम करेंगे और जितनी भी टेबल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो टेबल आपस में कनेक्टेड होंगी, ठीक है। तो रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स। ये डेटा आइटम्स का कलेक्शन होता है। दीज आइटम्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज अ सेट ऑफ टेबल्स विथ कॉलम एंड रोज। तो मैंने आपको बताया कि ये कई सारी टेबल्स का कलेक्शन होता है जिसमें रोज एंड कॉलम होते हैं। टेबल्स आर यूज्ड टू होल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स
टू बी रिप्रेजेंटेड इन द डेटाबेस। टेबल जो है इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए, बताने के लिए यूज होती हैं। द रोज इन द टेबल रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वैल्यूज ऑफ वन ऑब्जेक्ट और एंटिटी। और जो रोज होती हैं वो जो है वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती हैं, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को बताती हैं। अगर हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे टेबल को हम रिलेशन बोलते हैं, टपल को हम रो या रिकॉर्ड बोलते हैं, एट्रीब्यूट को हम कॉलम या फील्ड बोलते हैं। एट्रीब्यूट के भी 3 नाम होते हैं, फील्ड, कॉलम या एट्रीब्यूट, फील्ड, कॉलम। ठीक है, एट्रीब्यूट डोमेन क्या है, सभी के बारे में हम आराम से 1 बाय 1 बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज टेबल क्या है। तो टेबल की सिंपल अगर बात करें तो टेबल रो और कॉलम का कलेक्शन होता है। जिसमें रो और कॉलम हो वो टेबल कहलाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक टेबल ली है जिसमें आईडी, नेम, एज, सैलरी है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम भी हैं, 1 2 3 4 कॉलम है और 5 जो है यहाँ पे रो है। तो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, टेबल कहलाता है। यहाँ पे आपके सामने टेबल दी हुई है। ठीक है, एम्प्लॉय की टेबल है। इसके बाद देखते हैं व्हाट इज अ टपल क्या है। टेबल में आपने अभी जितना देखा, तो अगर हम एक रो ले लें, टेबल की एक सिंगल रो को अगर लेते हैं तो उसको बोलते हैं टपल। तो सिंगल रो जो हमारी होती है उसको क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। तो टपल इज अ सिंगल एंट्री इन टेबल एंड इट इज नोन एज आल्सो अ रिकॉर्ड। ठीक है, हम 3 नाम से इसको जानते हैं, या तो रो बोल दें, या तो टपल बोल दें, या तो रिकॉर्ड बोल दें। तो टेबल की एक सिंगल रो को हम क्या बोलेंगे, टपल बोलेंगे, आपको याद रखना है। फिर इसके बाद एट्रीब्यूट की बात करते हैं। तो अगर आप टेबल में कॉलम की बात करते हैं, ठीक है, अगर टेबल में हम कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। अभी आपने टेबल में देखा कि आईडी, नेम, एज और सैलरी क्या थे, कॉलम थे। ठीक है, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट के 3 नाम है, या तो एट्रीब्यूट बोलो, या तो कॉलम बोलें, और या तो फील्ड बोलें। ठीक है, तो इस टेबल में यहाँ पे बात करें तो आईडी, नेम, एज, सैलरी 4 कॉलम है और इन्हीं कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एट्रीब्यूट डोमेन। एट्रीब्यूट डोमेन कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको जो भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, समझ में थोड़ा सा हो सकता ना है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। आपने एक फील्ड लिया नेम, ठीक है, आपने एक कॉलम लिया नेम, तो इस एट्रीब्यूट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दिखाना ही क्या है, एट्रीब्यूट डोमेन है। मतलब एट्रीब्यूट क्या होता है, कॉलम। तो मैंने नेम कॉलम ले लिया, अब इस नेम कॉलम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दिखा देना, नेम का सारा रो दिखा देना ही क्या है, एट्रीब्यूट डोमेन है। मतलब अगर आपने सिंगल कॉलम ले लिया है और उससे रिलेटेड सारे आपने डेटा दिखा दिए हैं तो इसको क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट डोमेन। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की। अब हम की बात करते हैं। ठीक है, तो की क्या होता है, जैसे अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो हर एक हाउस की अलग अलग लॉक होता है, हर एक हाउस का अलग अलग ताला होता है, जिसकी एक की होती है। आपने कभी ये तो नहीं सुना होगा कि अलग अलग ताले की एक ही चाबी होती है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि जो की होती है ये यूनिक होती है, रिपीट नहीं होती है। ठीक है, तो प्राइमरी की भी इसी तरह से है कि प्राइमरी की एक यूनिक की होती है जो किसी टेबल में डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। यह हम क्यों यूज करते हैं, हम प्राइमरी की क्यों यूज करते हैं। अगर हम प्राइमरी की यूज नहीं करेंगे तो डेटा रिपीट हो सकता है। ठीक है, कैसे, जैसे मान लीजिए इस टेबल में स्टूडेंट आईडी आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये कॉलम यहाँ पे ना हो तो नेम, एज और फ़ोन नंबर ही आपको दिखाई दे रहा है। नेम किसी का रिपीट भी हो सकता है, एज भी रिपीट हो सकती है, फ़ोन नंबर नहीं हो सकता है मान लीजिए। लेकिन अगर नेम और एज रिपीट हो रहे हैं तो हम कैसे अपने डेटा को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो इस डुप्लीकेशन से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम प्राइमरी की का यूज करते हैं। जैसे स्टूडेंट आईडी किसी की कभी रिपीट नहीं हो सकती, रोल नंबर कभी किसी का रिपीट नहीं हो सकता, सीरियल नंबर कभी किसी का रिपीट नहीं हो सकता, एम्प्लॉय आईडी कभी किसी का रिपीट नहीं हो सकता। तो इन सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की बात करें तो क्या है, प्राइमरी की इज अ फील्ड in a table which uniquely identifies each row or record in a database table. Primary keys must contain unique values. A primary key column cannot
हैव नल वैल्यू। इसका मतलब क्या है, ये लास्ट लाइन का मतलब समझ लें कि प्राइमरी की जो आपने बनाई है उसको हम कभी भी खाली नहीं छोड़ सकते हैं, नल नहीं छोड़ सकते हैं, उसमें हम एंट्री करेंगे ही, और जो एंट्री करेंगे वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपने 1 लिखा तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, और हम इसे खाली नहीं छोड़ सकते। ये होता है प्राइमरी की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, कंपोजिट का मतलब है एक से ज़्यादा की। अगर आपकी टेबल में ऐसी फील्ड हैं जो एक से ज़्यादा प्राइमरी की बनने की योग्यता रखती हैं, मतलब अगर आपने टेबल लिया है और आपकी टेबल में ऐसे फील्ड हैं जो एक से ज़्यादा प्राइमरी की बनने के चांसेस हैं, उनके एक से ज़्यादा प्राइमरी की बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपकी टेबल दी हुई है स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी, दोनों ही प्राइमरी की बनने लायक हैं, लेकिन आपने एक चीज़ पढ़ी है कि प्राइमरी की एक टेबल में एक ही हो सकती है, एक से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती है। तो अगर कोई टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी की बनने लायक कोई फील्ड है तो उनको कंबाइन करके हम अगर कोई की बनाते हैं तो उसको कंपोजिट की बोलते हैं, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एक से ज़्यादा फील्ड को प्राइमरी की बना करके एक साथ कर दिया जाए उसको कंपोजिट की कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए की दैट कंसिस्ट ऑफ 2 or more attribute that uniquely identifies any record in a table is called कंपोजिट की। अगर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसी रिकॉर्ड को तो उसे हम कंपोजिट की कहते हैं। बट द एट्रीब्यूट विच टुगेदर फॉर्म अ कंपोजिट की आर नॉट अ की इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक से ज़्यादा फील्ड को अगर हम प्राइमरी की तरह यूज कर पा रहे हैं और उसे कंबाइन कर देते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, कंपोजिट की। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी को कंबाइन करके कंपोजिट की बनाया गया है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन की। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। अभी मैंने जो है CBSE का पेपर देखा है और मुझे IT का जो है 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारी कॉपियाँ भी चेक की हैं, तो मैं जानता हूँ कि किस तरह से पेपर आता है और वही चीज़ पढ़ाता हूँ जो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो फॉरेन की क्या होता है, देखिए फॉरेन की जो है इसमें बच्चे बहुत कुछ लिखते हैं, जैसे पेरेंट टेबल, चाइल्ड टेबल, ठीक है। तो फॉरेन की क्या है, अगर हम एक टेबल का रेफरेंस दूसरे टेबल में देते हैं तो दूसरे टेबल के लिए उसे फॉरेन की कहते हैं। जैसे क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है। अगर हम एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल में यूज़ करते हैं तो उसे हम वहाँ पे फॉरेन की बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए एक कैंडिडेट है और वो इंटरव्यू देने जाता है, ठीक है। तो इंटरव्यू देते समय उससे आप एक क्वेश्चन पूछा है कि आपको किसके रेफरेंस से पता चला कि यहाँ पे जॉब है। तो उसने बोला कि राकेश शर्मा के रेफरेंस से मुझे पता चला। तो राकेश शर्मा क्या है, राकेश शर्मा प्राइमरी की हो गया और उसका रेफरेंस लेके हुए आ रहा है तो फॉरेन की हो गया, ठीक है। तो हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। जैसे पहला है यहाँ पे, इट इज़ अ की यूज टू लिंक 2 टेबल्स टुगेदर। अगर 2 टेबल को जोड़ना है तो ये एक लिंक की तरह यूज होता है, ठीक है। इट इज़ अ फील्ड, ये एक फील्ड है और कलेक्शन ऑफ फील्ड्स इन वन टेबल दैट रिफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। मतलब ये फील्ड का कलेक्शन है जो एक प्राइमरी टेबल से आता है और दूसरी टेबल में वहाँ पे उसको फॉरेन की बोलते हैं। फिर क्या है, द टेबल कंटेनिंग द फॉरेन की इज कॉल्ड द चाइल्ड टेबल। द टेबल कंटेनिंग द फॉरेन की, जो टेबल फॉरेन की कंटेन करता है उसको चाइल्ड टेबल बोलते हैं और जो प्राइमरी की कंटेन करता है उसको पेरेंट टेबल बोलते हैं, ठीक है। कई सारी डिफिनेशन है, किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है, 2 टेबल आपके सामने यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे पर्सन आईडी है, यहाँ पे लास्ट नेम है, यहाँ पे फर्स्ट नेम है, यहाँ पे एज है। अब आप देखेंगे इस टेबल में पर्सन आईडी प्राइमरी की है, ठीक है। दूसरी टेबल की बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर नंबर है और पर्सन आईडी फिर से यहाँ पे आ गया। तो आप देख सकते हैं पहली टेबल में पर्सन आईडी
फॉरेन प्राइमरी की होगा और दूसरी टेबल में जो पर्सन आईडी है वो फॉरेन की होगा। क्यों? क्योंकि इसको चाइल्ड माना जाएगा और इसको पेरेंट माना जाएगा। ठीक है, चाइल्ड माना जाएगा और पेरेंट माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इजीली आप इसको समझ सकते हैं कि पर्सन आईडी जो सेकंड टेबल में यूज हुई है वो पहले टेबल से आई है, इसलिए इसको फॉरेन की बोला जाएगा। तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये पर्सन आईडी है और ये ऑर्डर वाली टेबल, दो टेबल आपके सामने है। ठीक है, इसके बाद हम डिफरेंस की बात करें तो ये देखिए डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। मैंने आपको बताया था ये एग्जाम में आया है और मैंने कॉपी चेक की थी, तो ये सारा मैंने जो है पूरा अच्छे से यहाँ पे सारे आंसर स्टोर कर लिए हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि बच्चे जो हैं इनमें से कोई डिफिनीशन याद कर लें और उसे एग्जाम में लिख पाएँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, अ फॉरेन की कैन कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज वाइल प्राइमरी की कैन नॉट। मतलब ये है कि फॉरेन की में डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है लेकिन प्राइमरी की में कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, अ फॉरेन की कैन कंटेन नल वैल्यू वाइल प्राइमरी की कैन नॉट। मतलब फॉरेन की में हम फील्ड को खाली छोड़ सकते हैं, मतलब अगर आपको कुछ नहीं देना है, जैसे एड्रेस आपने नहीं दिया तो चल जाएगा, लेकिन प्राइमरी की में हर एक फील्ड में एंट्री करना बहुत ही जरूरी है, मस्ट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अ टेबल कैन हैव मल्टीपल फॉरेन की बट ओनली वन फॉरेन प्राइमरी की। मतलब एक टेबल में एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकती हैं लेकिन एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगा। मतलब प्राइमरी की तो एक ही हो सकती है लेकिन फॉरेन की एक से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वैल्यू ऑफ फॉरेन की इज डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी की। तो जो वैल्यू होती है फॉरेन की वो आपकी प्राइमरी की से ही लिया जाता है। ठीक है, मतलब दूसरी टेबल से ही इसको फॉरेन की बनाया जाता है। तो सिंपल ये। फिर देखते हैं, अ प्राइमरी की ऑफ अ टेबल इज रिफर्ड एज फॉरेन की इन अनदर टेबल। तो प्राइमरी की अगर हम किसी दूसरे टेबल में यूज करते हैं तो उसे हम वहाँ पे फॉरेन की बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी की फोकसेस ऑन यूनिकनेस ऑफ वैल्यूज। मतलब प्राइमरी की जो है वो यूनिक वैल्यू को शो करती है और वाइल फॉरेन की इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। जबकि अगर हम फॉरेन की बात करें तो ये रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए होती है टेबल के बीच में। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखते हैं, द फॉरेन की आइडेंटिफाइज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन वन टेबल। मतलब ये जो है रिफ्रेशिंग करने के काम आती है एक टेबल से दूसरे टेबल में। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप याद रखें कि इतना अच्छा कलेक्शन मटेरियल कहीं आपको प्रोवाइड नहीं होगा। ठीक है, सारी चीज़ें ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसका आप ले लेंगे। ओके, इसके बाद देखते हैं व्हाट इज RDBMS। RDBMS क्या है? तो RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS जो है एक ऐसा जो है आप बोल सकते हैं मैकेनिज्म है, इसमें एक से ज़्यादा टेबल होती हैं और सभी टेबल आपस में कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, RDBMS इज द बेसिस ऑफ SQL। SQL का ही बेसिस होता है एंड फॉर ऑल मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम लाइक MS SQL सर्वर, IBM DB2, Oracle, MySQL एंड Microsoft Access, Oracle PostgreSQL, DBase, PostgreSQL, LibreOffice, ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं ये सभी RDBMS के एग्जाम्पल हैं। RDBMS में आपको ध्यान रखना है कि एक से ज़्यादा टेबल होंगी और सभी टेबल आपस में कनेक्टेड होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं RDBMS में। ठीक है, क्रिएट एंड एडिट टेबल यूजिंग विजार्ड एंड SQL कमांड। तो RDBMS क्या है? डेटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। मैंने बताया ही था कि RDBMS में जितना भी डेटाबेस आपका होगा या डेटा होगा वो टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट की बात करें तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास 5-6 होते हैं, लेकिन जनरली हम 4 चीज़ों में फोकस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो टेबल होता है, जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने दिखा दिया कि टेबल। ठीक है, टेबल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। फिर इसके बाद क्वेरीज आती हैं। ठीक है, क्वेरीज क्या है? क्वेरी का मतलब होता है इंक्वायरी। अगर हम अपने डेटाबेस से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर निकालते हैं तो क्वेरीज है। ठीक है, सिंपल अगर हम कोई क्वेश्चन डेटाबेस से पूछते हैं
एसक्यूएल कमांड से पूछते हैं तो उसको क्वेरी बोलते हैं, ठीक है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो अ क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट फॉर डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल से कोई भी डेटा को निकालना, रिक्वेस्ट करना क्या कहलाता है, क्वेरी कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रेलवे स्टेशन जाते हैं और आप पूछते हैं कि ये ट्रेन कब आएगी, तो आपको उसी ट्रेन का इंफॉर्मेशन दिया जाता है। इसी तरह से रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो आप रिजल्ट की बात करें, आप रिजल्ट देखने के लिए अपना रोल नंबर यूज़ करते हैं। जैसे ही आप रोल नंबर डालते हैं आपका जो है रिजल्ट शो हो जाता है। इतने सारे बच्चों में से आपका ही रिजल्ट क्यों आता है, बिकॉज ऑफ क्वेरीज, ठीक है। अब फॉर्म्स की बात करें तो फॉर्म्स क्या होता है, फॉर्म्स एक लेआउट होता है जो यूजर से इनपुट लेने के लिए होता है, ठीक है। जैसे कई सारे फॉर्म होते हैं, जैसे आपने फेसबुक का फॉर्म देखा है, फेसबुक में यूजर से आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है, जैसे यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं। जीमेल में जब लॉगिन करते हैं वहाँ पे भी यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं। तो फॉर्म जो है एक लेआउट होता है जहाँ पे कई सारी इंफॉर्मेशन यूजर से पूछी जाती है, जिसको वो आराम से एडिट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो ये जो है एक इंटरफेस की तरह काम करता है जहाँ पे हम सही तरीके से काम कर सकते हैं, अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट जो है एक समराइज डेटा होता है, प्रिंट आउट फॉर्मेट में डेटा होता है जिसमें हम अपने डेटा को समराइज वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। डेटा रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट आल्सो डिस्प्ले योर डेटा बट ऑन पेपर। तो ये पेपर में जो है शो करता है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में होता है और हमारे डेटा को समराइज वे में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। टेबल्स की बात करें तो मैंने बता ही दिया था कि टेबल जो है रो और कॉलम का कलेक्शन होता है। अब कॉलम क्या क्या होते हैं, देखिए आईडी, नेम और एज, सैलरी, ये तीनों को है, सभी चारों मिलकर के क्या बनते हैं, हम कॉलम इनको जानते हैं। और मैंने बताया था कि कॉलम के 3 नाम होते हैं, कॉलम, फील्ड और एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सभी को कंबाइन करके क्या बोला गया है, कॉलम, फील्ड या एट्रीब्यूट, ठीक है। इसी तरह से रो, यहाँ पे आप देखिए ये पूरे की पूरी जो है रो है, 1 2 3 4 तक रो है और इनको हम रो बोलेंगे, रिकॉर्ड बोलेंगे या टपल बोलेंगे, इसके भी 3 नाम होते हैं। तो रो और कॉलम का कलेक्शन क्या कहलाता है, टेबल्स कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप्स क्या होता है, देखिए रियल लाइफ में अगर हम बात करें डेटा टाइप से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था और 4 नंबर 4 मार्क्स का आया था, ठीक है। तो डेटा टाइप क्या है, जब भी हम रियल वर्ल्ड में डेटा की बात करते हैं तो डेटा किस टाइप का है उसे बताने के लिए हम डेटा टाइप का यूज करते हैं। जैसे एक बच्चे से मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है बेटा, तो उसने अपना नाम बताया। फिर मैंने बोला आपकी एज क्या है, तो उसने एज बताया। तो नाम जब बताया तो अल्फाबेट बताएगा, एज जब बताया तो नंबर में बताएगा। तो डेटा किस टाइप का है उसे बताने के लिए हम डेटा टाइप का यूज करते हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेटा या वैल्यू वी आर गोइंग टू स्टोर इन द डेटाबेस। मतलब हम किस टाइप की वैल्यू डेटाबेस में स्टोर करने जा रहे हैं, यही बताना ही क्या कहलाता है, डेटा टाइप, ठीक है। ओके, तो जनरली डेटा टाइप की बात करें तो हमारे पास 5 टाइप के डेटा टाइप होते हैं। पहला होता है न्यूमेरिक टाइप, दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक टाइप, तीसरा होता है बाइनरी टाइप और चौथा होता है डिस्टिंक्ट टाइप एंड लास्ट होता है अदर वेरिएबल टाइप, ठीक है। एक टेबल बनी हुई है सिंपल सी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक टाइप डेटा टाइप जो होता है वो नंबर से डील करता है। इसमें सभी जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, ठीक है। जैसे रोल नंबर, डोर नंबर, ईयर ऑफ स्कूल नंबर, मतलब इसमें जितना भी हम डेटा स्टोर करेंगे वो सब नंबर में आएगा, ठीक है। इसमें इसकी सब कैटेगरी होती हैं। जैसे एक होती है बुलियन का मतलब होता है यस नो, ठीक है। 0 या 1 को भी हम बुलियन बोलते हैं। जैसे फैन चालू है, फैन बंद है, ऑन ऑफ की कंडीशन में है तो यस ना बोलेंगे, ठीक है। फिर टाइनी इंट को टाइनी इंटीजर बोलते हैं। ये जो है 0 से लेकर के 255 तक स्टोर करता है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। टाइनी इंट के बाद स्मॉल इंट आता है, स्मॉल इंटीजर बोलते हैं इसको। इंटीजर को इंटीजर बोलते हैं। बिग इंट को बिग इंटीजर बोलते हैं। न्यूमेरिक को नंबर बोलते हैं। डेसिमल को डेसिमल बोलते हैं। रियल, फ्लोट, डबल, ये सारा आप जो है अच्छे से पढ़ लेंगे। इनमें से कोई 3-4 यहाँ पे आपके मेन एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। न्यूमेरिक टाइप के बाद आता है अल्फा न्यूमेरिक टाइप। अल्फा न्यूमेरिक टाइप का मतलब है जिसमें नंबर और अल्फाबेट दोनों आते हैं। इसमें नंबर और अल्फाबेट दोनों आते हैं, वो क्या होता है,
अल्फान्यूमेरिक टाइप, ठीक है, जैसे लॉन्ग वर कैरेक्टर, मेमो। अगर आपको लॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तब इसके लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं, लॉन्ग वर कैरेक्टर, ठीक है। इसका डेटा टाइप होता है मेमो। कैरेक्टर की बात करें तो टेक्स्ट होता है, वर कैरेक्टर की बात करें तो टेक्स्ट होता है। देखिए कैरेक्टर और वर कैरेक्टर ये दोनों ही टेक्स्ट टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। अगर हम वर कैरेक्टर की बात करें तो ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है, और अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो ये फिक्स होता है। जैसे आपने अगर साइज 10 ले ली है तो 10 साइज फिक्स हो जाएगी, और अगर 10 साइज तक डेटा स्टोर नहीं हो रहा तो वेस्ट चला जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने वर कैरेक्टर लिया है और आपने साइज 10 दे दी है, लेकिन आप स्टोर करना है अजय में कितना लेंथ आ रहा है, अजय की लेंथ है AJAY, 4 कैरेक्टर है और बाकी 6 कैरेक्टर का यूज नहीं हो रहा है, तो वर कैरेक्टर में 6 की जो स्पेस बचेगी उसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है वर कैरेक्टर इग्नोर केस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे, इनको याद रखेंगे अल्फान्यूमेरिक टाइप में, ठीक है। इसके बाद है बाइनरी टाइप। बाइनरी टाइप क्या होता है, बाइनरी जो डेटा टाइप होता है वो इमेज, फोटो, फाइल्स, म्यूजिक फाइल्स, ये सारी तरह की चीज़ों को स्टोर करने के लिए होता है, ठीक है। बाइनरी डेटा टाइप आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी डेटा टाइप इन अ डेटाबेस कैन बी यूजिंग फॉर स्टोरिंग फोटोज, म्यूजिक फाइल्स एक्सेट्रा, ठीक है। इन जनरल फाइल्स आर एनी फॉर्मेट कैन बी स्टोर यूजिंग द बाइनरी डेटा टाइप। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के बाइनरी टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं, जैसे लॉन्ग बाइनरी, लॉन्ग वेरिएबल बाइनरी, बाइनरी वेरिएबल बाइनरी, ठीक है। तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे इसको और इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर लास्ट है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम क्या है, ये ऐसा डेटा टाइप होता है जो जिसमें हम डेट और टाइम टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे हम पहला डेटा टाइप देखते हैं डेट। अगर हमको मंथ स्टोर करना है, डे स्टोर करना है, ईयर की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है तो हम डेट का यूज करेंगे। अगर हमें आवर, मिनट, सेकंड की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है तो हम टाइम का यूज करेंगे। अगर हमें डेट एंड टाइम की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है तो हम टाइम स्टैम्प का यूज करेंगे, ठीक है। डेट, टाइम और टाइम स्टैम्प 3 टाइप के डेट एंड टाइम डेटा स्टोर यहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा था लेकिन इसमें सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। अगर कोई भी डाउट्स रह जाता है तो लेट मी नो। ओके, थैंक यू।